लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सुजोंग जब जूइन से मिलने ऑफिस जाती है तो कांगजी उसे ऑफिस से भेज देती है कि जूइन है नहीं। फिर उसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं लग रहा था तो वो अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। वहीं सुजोंग ने जूइन को मिलने बुला लिया था। पहले वो केस के बारे में बातें करते हैं। तब सुजोंग कहती है कि यही अच्छा है कि मैं उस आदमी से दूर हो गई। अब मेरा डिवोर्स हो गया, मैं उस इंसान के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इसके बाद दोनों एक दूसरे को अपना ध्यान रखने को बोलते हैं और अच्छे से गुड बाय करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अगले दिन कांगजी ऑफिस पहुंचती है तब जूइन उसे टेरेस पर बुलाता है, पर वो तो अभी भी सुजोंग वाली बात को लेकर परेशान हो रही थी कि इसे बताऊं या नहीं। अब वो कुछ बोले उससे पहले बता देती है कि कल सुजोंग यहाँ तुमसे मिलने आई थी, लेकिन मैंने उसे कहा कि तुम चले गए हो। मुझे लगा अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें हर्ट होगा, इसलिए मुझे माफ़ कर देना, शायद मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। ये सुनकर वो काफ़ी सरप्राइज होता है, लेकिन फिर कहता है कि तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, शायद मुझे ये केस लेना ही नहीं चाहिए था, पर अब मैं एकदम ठीक हूँ। और उसने तो उसे यहाँ स्नैक्स और चॉकलेट से भरा एक बैग देने के लिए बुलाया था कि वो उसे अपने केबिन में रख ले, क्योंकि वो भी ऐसे ही अपने केबिन में चॉकलेट्स रखता है। कभी कभी स्ट्रेस में हो तो उन्हें इसकी जरूरत पड़ जाती है। ये देखकर तो वो बहुत खुश हो जाती है। नेक्स्ट सांगी को दिखाया जाता है, वो अपना बैंक बैलेंस चेक कर रहा था कि तभी कहीं से चांग आ जाता है। वो उसका बैलेंस देखकर चौंक जाता है क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसे थे। फिर बाद में लंच टाइम पे भी वो पैसे पैसे कर रहा था कि इसके पास बहुत ज्यादा पैसे हैं। इससे सांगी थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसके बाद मुंजियोंग डॉक्टर से मिलने जाती है। उन्हें बताती है कि उसने कल वाली दवाई नहीं दी थी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अभी तक श्योर नहीं थी कि क्या उसे इससे खुश होना चाहिए या नहीं। वहीं चांग जेल में उसे चेयरमैन के बेटे से मिलने आया हुआ था। इस बार भी वो चांग से वैसे ही रूडली बात कर रहा था, लेकिन पिछली बार से थोड़ा कम। पर चांग को अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अपने बॉस से पूछता है कि मुझे कब तक जाना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि उसका केस खत्म होने तक तुम्हें जाना ही पड़ेगा, वैसे भी तुम्हारे वहाँ जाने से अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं, तो क्या दिक्कत है। अगले दिन एक लड़का अपना केस लेकर कांगजी के पास आता है। कल रात वो एक स्टोर के बाहर ड्रिंक कर रहा था। वो पहले ही नशे में था, इसलिए उसे कुछ याद भी नहीं था। पर स्टोर के ओनर का कहना था कि उसने उनका कुछ कीमती सामान चुराया और वो शॉपिंग बैग सीसीटीवी में उसके पास ही दिख रहा था। बस लड़के का कहना था कि मैं नशे में था, इसलिए मुझे कुछ याद नहीं है, अगर ऐसा होता तो मुझे वो सामान घर पे मिल जाता। वहीं दूसरी तरफ जूयन के पास एक जिम ट्रेनर आया था क्योंकि उसके स्टूडेंट्स ने उस पर मारपीट का केस लगा दिया था। वो बताता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बच्चे बस जिम की टाइमिंग के बाद भी उसे यूज कर रहे थे, तो उन्हें बस डांटा ही, लेकिन उन्होंने मुझ पर झूठा केस कर दिया। तो अब जूयन उन बच्चों का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखना चाहता था, लेकिन उसका खुद का कोई भी सोशल अकाउंट नहीं था, इसलिए वो मुंजियों के पास जाता है हेल्प मांगने के लिए। तो वो उन सबकी आईडी चेक करती है, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिलता। अब हो सकता है कि उनका नाम कुछ और ही हो, इसलिए वो टीचर की आईडी में कहीं ना कहीं घुसकर कमेंट में जाकर उनमें से एक को ढूंढ लेती है। उसने उसी कंप्लेंट के साथ एक पोस्ट की हुई थी, लिखा था कि तुम हमें लेक्चर देने वाले कौन होते हो, अब हम तुम्हें सबक सिखाएंगे। इससे तो साफ हो गया था कि वो बस बदला ले रहे थे, जिम ट्रेनर ने उन्हें मारा नहीं। तो अब जूनियन सीधा उन बच्चों से मिलने पहुंच जाता है, उन्हें समझाता है कि ऐसे ही किसी पर झूठा केस करना गलत बात होती है। कोई प्रॉब्लम थी तो उनसे कंप्लेन करते, लेकिन ऐसे केस करना बहुत बड़ा क्राइम है, तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वो बच्चे भी बहुत तेज थे, कहते कि हम तो बच्चे हैं ना, तो हमारा क्या ही होगा। तब वो कहता है कि अब इसमें तुम्हारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो चुके हैं क्योंकि कंप्लेंट उन्होंने की है, तो उन्हें तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर उन्हें लॉ के कुछ रूल समझाता है और डराने लगता है, और कहीं ना कहीं वो बच्चे डरने लग जाते हैं। वहीं कांगजी अपने उस क्लाइंट के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। तब वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं जिसमें कि इससे पहले एक लड़का वहां बैठा था और वो एक्सपेंसिव वॉच उसकी ही थी, वो वहीं भूल गया था। फिर नशे में ये वहां गया और उसके बाद ही वो बैग चोरी हो गया। अब भले ही सब क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि बैग वाला साइड कैमरे पे नजर नहीं आ रहा था, पर शक इस पर था क्योंकि इसके बाद वहाँ कोई और नहीं गया था। कांगजी और वो उस लोकेशन पर जाते हैं ये देखने के लिए कि शायद किसी और एंगल से सब रिकॉर्ड हुआ हो। तब उन्हें वहाँ की एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरा मिल जाता है। वो वहाँ जाते हैं, लेकिन ओनर फुटेज दिखाने से मना करता है क्योंकि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है और वो फिर किसी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। वहीं जूयन उन बच्चों के पेरेंट्स को मीटिंग के लिए बुलाता है, पर उन्हें समझाना काफी मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो तो बच्चों से भी ढीठ थे। मुंजियोंग ये देख लेती है, इसलिए वो भी अंदर जाकर बैठ जाती है। वो लोग तो ये कह रहे थे कि अगर हमारे बच्चे झूठ भी बोल रहे हैं तो इसमें हम क्या करें, हमें क्यों यहाँ बुलाया। तो वो समझाते हैं कि बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पर ही होती है, इसलिए केस वापस लेकर जिम ट्रेनर से माफी मांग लेनी चाहिए। तो अब उनके पास केस वापस लेने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचता। इसके बाद ये दोनों मुंजियोंग के हस्बैंड के साथ खाने पर जाते हैं। वो कांगजी को भी बुलाते हैं, लेकिन वो बिजी थी, इससे जूइन थोड़ा अपसेट हो जाता है कि वो क्यों नहीं आई। फिर वो मुंजियोंग के हस्बैंड को बच्चों वाले केस की बात बताता है, तो वो कहने लगता है कि इसलिए मुझे बच्चे पसंद नहीं है। ये सुन के बेचारी मुंजियोंग अपसेट हो जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। वहीं चांग फिर से उसी लड़के से जेल में मिलने जाता है, लेकिन इस बार उनकी बहस हो जाती है क्योंकि बात चांग के ईगो पर उसके प्रोफेशन पर आ गई थी, इसलिए उसे सुनाकर चला जाता है। अब अगले दिन कांगजी लंच के लिए उसी रेस्टोरेंट ओनर के पास आती है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन वो फुटेज देने से मना कर देता है। तो वो चांग को कॉल करता है ताकि वो कांगजी को यहाँ से भगा दे, क्योंकि वो उसे जानता था चांग यहाँ का रेगुलर कस्टमर था, पर उसे ये नहीं पता था कि ये दोनों फ्रेंड्स हैं। और चांग तो उल्टा उसे लाकर उसके साथ खाना खा रहा था। कांगजी ने उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बता दी थी। बस ऐसे ही वो दोनों रोज लंच डिनर के लिए यहीं पर आया करते थे, और वहाँ जूइन इससे परेशान हो रहा था कि वो साथ में लंच नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ वो दोनों बात कर रहे थे, तब जब कांगजी को उसके डैड की कॉल आती है और चांग उसके डैड के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है और उसके अंकल और आंटी ने उसे बड़ा किया, जिन्हें वो मॉम डैड बोलती है। इसके बाद हम ऑफिस वाली बिल्डिंग की ओनर को देखते हैं, यंगमिन को। वो कुछ लोगों के साथ बच्चों की स्कॉलरशिप को लेकर डिस्कस कर रही थी,
तो उनमें एक बच्चे के खिलाफ कंप्लेन हुई थी, तो उसके पास ही एक नया केस आ गया था। और वहाँ कांगजी और चांग फिर रेस्टोरेंट जाते हैं, पर इस बार वो ओनर उन्हें देख देख के परेशान हो गया था, इसीलिए फुटेज दिखाने के लिए मान जाता है। तब उसमें वो ये देखते हैं कि उसके क्लाइंट ने ही वो वॉच चोरी की थी, पर वो बहुत नशे में था, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था। तो वो कांगजी से पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए। वो उसे कहती है कि एक लॉयर होने के नाते मैं ये कह सकती हूँ कि तुम चुप रहो, ऐसे दिखाओ जैसे तुमने कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मैं तुम्हारी बड़ी बहन की जगह होती तो कहती कि अपनी गलती मान लो, पुलिस को सच बता दो। वो ऐसा ही करता है और ये कहता है कि वॉच के बदले उस विक्टिम को पैसे दे देगा। पर ऑफिसर उसकी ईमानदारी देखकर इम्प्रेस होता है, कहता है कि वो इतनी महंगी नहीं थी, मैं उस आदमी से बात कर लूंगा। फिर सब ऑफिस में मिलते हैं, पर कांगजी वहाँ नहीं आई थी और चांग को उसकी हर बात पता थी कि वो कब आएगी, कब बिजी होगी। इससे तो जूइन जेलस हो रहा था, इसलिए चांग जो रोल कांगजी के लिए लेकर आया था वो उठाकर भाग जाता है। बाद में मुंजियों को देखते हैं, उसे अर्जेंट ही किसी और की हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है। वो टाइम पर वहाँ पहुंच जाती है, पर उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर से मिलने का सोचती है। वहीं रात में कांगजी चांग को डिनर पर ले जाती है उसकी हेल्प करने के बदले। तब वो उसे अपने जेल वाले विजिटिंग के बारे में बता देता है। अगले दिन ह्यूमिन सारे मैनेजिंग पार्टनर्स को लंच के लिए बुलाती है। वो उनसे एक केस लेने की रिक्वेस्ट करती है, खासकर मिस्टर ना और मिस्टर कांग को मिलकर उस पर काम करने के लिए कहती है। वो पहले थोड़ा सरप्राइज होते हैं, फिर इस पर सोचने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जूइन कांगजी से मिलता है, उसे डिनर पे चलने को बोलता है क्योंकि कांगजी ने उसे डिनर का प्रॉमिस किया था, पर अब तक वो ले नहीं गई थी। तो आज रात दोनों ही डिनर का प्लान बनाते हैं। फिर सांगी को ऑफिस में देखते हैं, उसे अननोन नंबर से अजीब मैसेज आ रहे थे। तब उसे ये पता चलता है कि ये मैसेज उसे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि एक आर्टिकल में ये खुलासा हो रहा था कि लॉ स्कूल में बस बिजनेसमैन, प्रोसिक्यूटर और जज के बच्चों को ही लिया जाता है, मतलब बस अमीर लोगों को। वहाँ नेपोटिज्म होता है और उन बच्चों की लिस्ट रिलीज हुई थी, उसमें सांगी का नाम भी था। तब उसकी बॉस और चांग को पता चलता है कि सांगी हांगू ग्रुप के चेयरमैन का बेटा है। इससे तो वो शॉक्ड आते हैं क्योंकि उसके बारे में किसी को पता नहीं था। वहीं सांगी को देखते हैं, लोग उसे मैसेजेस कॉल कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे कि जॉब भी किसी के कहने पर मिली होगी। ऐसे लोग बस मेहनत करने का दिखावा करते हैं, अपने क्लाइंट को कुछ नहीं समझते। इससे वो परेशान हो गया था। अब अगले दिन सबको ही पता चल गया था कि सांगी एक अमीर फैमिली से है। तब लंच में सब लोग एकदम चुपचाप बैठे हुए खाना खाते हैं। बाद में जूइन ऑफिस जाता है तो उसका बॉस मिस्टर ना उसे ह्यूमन का केस देता है क्योंकि उसने और मिस कांग ने वो केस एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं मिस कांग यानी कि कांगजी की बॉस उसे भी वो केस देती है, मतलब कि अब जूइन और कांगजी को मिलकर वो केस देखना होगा। ये मामला जून नाम के एक क्लब डीजे का था, जिसके क्लब मैनेजर ने एक एम्प्लॉय को बेरहम से पीटते हुए देखा था। जून ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन मारपीट का कोई सबूत नहीं मिला। एम्प्लॉय ने भी झूठ बोल दिया कि उसने उसे नहीं मारा और जून को जॉब से निकाल दिया क्या। तो अब वो ये साबित करना चाहता था कि क्लब मैनेजर ने उसे गलत तरीके से निकाला। जब उसने गलती की नहीं है तो उसे क्यों निकाला। केस को डिस्कस करते हुए पहले ये बात आती है कि जून को पहले एक एम्प्लॉय बताना होगा, पर वो क्लब डीजे था, उसके पास कॉन्ट्रैक्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, तो ये कैसे साबित होगा। इसलिए वो क्लब जाकर उस एम्प्लॉय से मिलने की सोचते हैं जिसे पीटा गया था। तो वो ऐसा ही करते हैं। अब कांगजी तो अच्छे से रेडी होकर आई थी, लेकिन जून ऐसा आया था जैसे कि अभी किसी पे केस ठोक देगा। तो कांगजी उसका हुलिया ठीक करती है कि किसी को शक ना हो। फिर वो उसी लड़के से मिलते हैं, उससे बात करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहता है कि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी, मैंने गलती की थी तो मार तो खानी ही थी। वो जाने लगता है तो कांगजी उसे अपना कार्ड देती है कि अगर उसका मन बदले तो उससे बात करे। कि थोड़ी देर में क्लब मैनेजर आ जाता है, उन्हें देखकर कहने लगता है कि तुम यहाँ अंदर कैसे आए। अब वो पकड़े ना जाएं इसलिए डीजे बनने का नाटक करते हैं कि आपको डीजे की जरूरत है, हम यहाँ पे जॉब के लिए आए हैं। अगले दिन जून कुछ सबूत लेकर उनके पास आता है। वो अभी वहाँ काम करना चाहता था क्योंकि वहाँ जॉब पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा मेहनत की थी। इस बीच सांगी को एक कॉल आता है जो उसे कहता है कि हम आपको एक स्टार्टअप के लिए जॉब पर रखना चाहते हैं। पर उसे पता चलता है कि हांगू कंपनी की वजह से उसे जॉब कॉल आई, तो वो फोन ही काट देता है। बाद में उसकी बॉस उससे पूछती भी है कि क्या ये खबर सच है, तो कहता है कि ये सच नहीं है। फिर सारे दोस्त लॉन में मिलते हैं। चांग उनके लिए खाना लाया था, पर सांगी वहाँ नहीं था। तो चांग उनसे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला सच क्या है, तो मना करते हैं, लेकिन ये भी कहते हैं कि अगर सांगी इस पर बात नहीं करना चाहता तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। पर चांग इसलिए परेशान था क्योंकि उसकी फैमिली हांगू ग्रुप में काम करती थी, जबकि वहाँ वो बेचारा अपने में ही परेशान था। फिर घर जाते हुए चांग मिल जाता है, उससे कहने लगता है कि मुझे लगा कि हम दोनों ऐसी बातें शेयर करने के लिए काफी क्लोज हैं। पर सांगी कोई जवाब नहीं देता, जिससे चांग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इसके बाद कोर्ट में जून की केस की हियरिंग चल रही थी। तब जून और कांगजी जून की मोबाइल फोन की लोकेशन और टेक्स्ट मैसेज का इस्तेमाल ये साबित करने के लिए करते हैं कि ये क्लब का रेगुलर एम्प्लॉय था, और ये साबित भी हो जाता है। फिर बाहर जाने पर मैनेजर तो जून को मारने के लिए जाने लगता है, तो जून उसे रोक देता है। तब कांगजी बताती है कि वो एम्प्लॉय गवाही देने के लिए तैयार हो गया है, इसलिए वो जल्द ही कंप्लेंट करेगी। वहाँ पर यूमिन भी आई हुई थी केस को सुनने के लिए। उसे देखकर तो वो मैनेजर उस पर चिल्लाने लग जाता है कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती, मतलब कि वो उसे जानती थी। इस बीच मुंजियोंग सोनोग्राफी के लिए जाती है। फिर वो एक नई क्लाइंट से मिलती है। उस औरत की बेटी यूजिन को ड्रग लेने के लिए अरेस्ट किया गया था। उसने यूजिन को पढ़ने के लिए अमेरिका भेजा, लेकिन वहाँ उसे ड्रग्स की लत लग गई, तो उन्होंने वापस बुला लिया। लेकिन किसी ने उसकी रिपोर्ट कर दी और उसे एयरपोर्ट में अरेस्ट कर लिया। पर रिपोर्ट उसी औरत ने की थी, लेकिन अब वो उसे घर लाना चाहती थी। ये केस मुंजियोंग के लिए खास था क्योंकि एक माँ का केस था। फिर घर जाते हुए वो नोटिस करती है कि चांग और सांगी के बीच कुछ ठंडा सा पड़ा है, दोनों एकदम चुपचाप हैं। फिर बाहर निकलते ही रिपोर्टर्स अचानक सांगी के पास आते हैं, उसे अपने सवालों से परेशान करने लगते हैं। तो चांग उन्हें अपने साथ ले जाता है ताकि सांगी जा सके। सांगी अब इन सबसे तंग आ गया था, इसलिए घर जाकर अपने ब्लॉग पर एक नई पोस्ट अपलोड करता है।
बताता है कि उसे ज़िंदगी भर पैसों की तंगी रही और लॉ स्कूल में पास होने के लिए उसने बहुत ही मेहनत की। उसे स्कॉलरशिप पर डिपेंड होना पड़ा। और ये भी बताता है कि हांगुक ग्रुप का असली वारिस वो नहीं, उसका एक दोस्त है जिसका नाम बिल्कुल उसके जैसा है। बाकी सब लोग उसकी पोस्ट देख लेते हैं। इसके बाद सांगी अपनी माँ से मिलता है जो एक रेस्टोरेंट में काम करती थी। फिर वो वहीं बैठकर खाना खाता है। अगले दिन सब दोस्त लंच पे मिलते हैं और अभी भी वहाँ शांति बनी हुई थी। सब सांगी के लिए परेशान थे। तब जून बताता है कि मैंने सुजोंग का डिवोर्स केस लिया था, मतलब उसकी एक्स का। ये सुनकर सब लोग चौंक जाते हैं। चांग भी बता देता है कि मैं भी जेल में किसी को कंपनी देने जाता हूँ। और मुंजोंग भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। लेकिन कांगजी तो इन सब के सीक्रेट जानती थी। तब उनके साथ साथ सांगी भी उसके ब्लॉग पोस्ट के बारे में बोलने लगता है। लेकिन सब उसे नॉर्मली लेते हैं। बस ऐसे ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। चांग और सांगी के बीच भी सब ठीक हो जाता है। ऑफिस से आकर सांगी अपने बॉस को बताता है कि उसने पहले कुछ नहीं कहा क्योंकि उसे लगा कि कहीं बात बिगड़ जाएगी तो उसका दोस्त एक्सपोज ना हो जाए। फिर कांगजी को देखते हैं। उस टीजे वाले केस का फैसला आना था तो उनका जाना जरूरी नहीं था, लेकिन वो जुएन को अपने साथ चलने के लिए मना लेती है क्योंकि वो अक्सर ऐसे फैसले के टाइम पर अपने क्लाइंट के साथ कोर्ट जाया करती थी और फैसला जुएन के फेवर में आता है, जिससे वो रोने लग जाता है क्योंकि वो बहुत इमोशनल हो गया था। वहीं मुंजियोंग अपनी प्रेगनेंसी को लेकर टेंशन में थी क्योंकि उसे लगता था कि शायद उसमें ममता नहीं है, इसलिए वो जुएन से मिलती है, इस पर बात करती है। तब वो कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम लोगों को पसंद करती हो, उनकी चिंता करती हो तो अपने बच्चे को भी जरूर प्यार करोगी। उधर चांग जेल जाता है तो उसे पता चलता है कि वो लड़का तो अपनी सजा की सुनवाई के लिए गया है। फिर जब वापस ऑफिस आता है तो वो वहाँ आया हुआ था। वो कोर्ट में इनोसेंट साबित हो गया था। तब चांग को देखकर वो अपना काट देता है और अपने यहाँ काम करने के लिए कहता है। ये देखकर चांग को बहुत गुस्सा आता है कि इस तरह के लोग जेल से कैसे छूट सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मुंजियोंग प्रेगनेंसी पार्टी कर रही थी तो सबको मैसेज करती है, उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहती है। फिर सियो को फोन करती है अपने हस्बैंड को। उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन फोन कट जाता है। उसे बुरा लगता है ये सोचकर कि शायद उसने फोन काट दिया। फिर जब ऑफिस से बाहर निकलती है तो सियो वहाँ पहुंच जाता है। रोने लगता है कि उसने जानबूझकर फोन नहीं काटा, वो तो खुश शौक में था। फोन की बैटरी भी खत्म हो गई थी, कहीं वो डर तो नहीं गई। फिर कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो प्रेग्नेंट है, जिससे वो भी खुश हो जाती है। वहीं सब पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। तब मुंजियोंग मैसेज करके बताती है कि पार्टी कैंसिल हो गई है, इसलिए सांगी चांग को अपनी माँ से मिलवाने ले जाता है। इससे तो वो बहुत खुश होता है कि उसने अपना एक सीक्रेट बताया। फिर कांगजी और जुइन को देखते हैं, वो पार्टी वाली जगह पर आए हुए थे, लेकिन अब पार्टी तो कैंसिल हो गई थी, इसलिए दोनों बातें करने लगते हैं। यहाँ फ्लैशबैक में हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है। जब कांगजी को पियानो प्ले करने जाना था तब जल्दबाजी में भागते हुए उसका पैर ही मुड़ जाता है, तो जुइन उसे अपनी पीठ पर लेकर जाता है। वहाँ कांगजी एक अच्छी परफॉर्मेंस देती है। फिर दोनों टहलने जाते हैं और अपने सपनों के बारे में बातें करते हैं। तब जुइन उसकी चोट में पट्टी भी बांधता है। दोनों उस टाइम एक दूसरे के काफी क्लोज फ्रेंड बन गए थे, इसलिए जुइन उसे सोल में फिर से मिलने के लिए कहता है। अब प्रेजेंट में जुइन उससे पियानो छोड़कर लॉयर बनने का रीजन पूछता है तो बताती है कि उसके डैड के साथ किसी ने स्कैम कर दिया था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली को बहुत परेशानी झेलनी पड़ी। तब उसने फैसला किया कि वो अपने परिवार की रक्षा करना चाहती है। फिर उससे कहती है कि लॉयर बनने का तो तुम्हारा सपना था और अब तुमने उसे पूरा भी कर लिया। यहाँ हम फिर फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब कांगजी और जुइन हॉस्टल में पहुंचते हैं तो वो उससे पूछते हैं कि क्या वो अगले दिन जा रहा है, तो वो हाँ कहता है। ऐसे में वो उसके क्लोज जाने लगती है तो जुइन उसे किस कर देता है और फिर वो भी उसे किस करने लगती है। और फिलहाल प्रेजेंट में अभी जुइन घर जाने के लिए बस लेने के बजाय कांगजी के साथ ही मेट्रो में जाने लगता है, जैसे कि वो पहले साथ में जाया करते थे। और यहीं पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर हम जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट में।